स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए, आज हम लोग आपके साथ एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपका जो कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है, कंपनी अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है, वहाँ से एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। ये आपको पता है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। जो लोग अभी बीकॉम की थर्ड सेमेस्टर या किसी यूनिवर्सिटी की फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर योर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इतना मायने रखता है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे आज कि ये प्रेफरेंशियल शेयर का जो रिडम्पशन होता है, ये होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं इसके ऊपर। और हम लोग जब ये टॉपिक को आज डिस्कस करूँगा, मैं आज सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूंगा। अगले आने वाले क्लासेस में हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसका सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आज जो होगा हम लोग सिर्फ उसकी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम अगले क्लासेस में लेकर के देख लेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रेफरेंशियल शेयर्स होता क्या है। देखिए, आपको जैसे पता है कि हम लोगों के पास दो तरह की शेयर्स कंपनियां इशू करती हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास एक प्रेफरेंशियल राइट्स होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, या जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उस टाइम पे भी इनके पास एक प्रेफरेंशियल राइट्स होता है कि इनको पहले डिविडेंड पे ऑफ कर दिया जाता है, बाद में फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा बचता है तो वो लेते हैं। लिक्विडेशन के टाइम पे भी जब कंपनी की सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है और लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है, जब शेयर होल्डर्स की बारी आती है तो सबसे पहले हम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं। उनके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स लेके जाते हैं। तो इसलिए इनके पास एक एडवांटेजेस रहता है, बट यस एक डिसएडवांटेजेस इनके पास ये भी होता है कि ये आपकी जो वोटिंग राइट्स है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलती। तो इस तरीके की प्रेफरेंशियल शेयर्स हमारे पास होता है। अब हमने ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में देख चुके हैं कि प्रेफरेंशियल शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, हमारे पास इशूज प्रोसीजर्स क्या है। अब इसके लिए हमारे पास जो कंपनी एक्ट है, अभी कंपनी एक्ट ने हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अभी हम कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं। जितनी भी प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करेंगे, हमारा जो नई कंपनी एक्ट आया 2013 में, इन्होंने हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब कंपनी एक्ट हमें बोलता है कि हम सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि एक बार बार आप एक नाम यूज करते हो जिसको आप कहते हो रिडम्पशन या रिडीमेबल। अब रिडम्पशन क्या होता है, रिडीमेबल क्या होता है? अब देखिए, जो बात है रिडम्पशन का, अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज की बात करूं, रिडम्पशन में हम समझते क्या है। जब हम शेयर रिडम्पशन की बात करते हैं, इसका सिंपल सा मतलब होता है, सीधा सा मतलब होता है कि जो पैसे आपने किसी से लिया हुआ है उसको आप वापस कर दीजिए। सो सिंपली पे ऑफ द मनी what you have taken from our preferential shareholders। जब भी आपको कोई कंपनी शेयर इशू करती है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी उन मार्केट में से उन लोगों से कुछ पैसे लेकर के आती है आज कैपिटल। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को वो कैपिटल के तरह ट्रीट करते हैं और वो पैसा कंपनी के अंदर आता है और उस पैसे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में। तरह तरह की जगह पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी की बिजनेस चलती है। अब जब बारी आती है, उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है। जो मतलब जिसने पैसे दिया है वो कुछ टर्म के लिए दिया हुआ होता है, कोई 5 साल के लिए दिया होता है, कोई 10 साल के लिए दिया होता है, कोई 20 साल के लिए दिया होता है। जब उनका वो टाइम खत्म हो जाता है या फिर कंपनी अपनी तरफ से वॉलंटरीली डिसाइड करना चाहती है कि अभी हम उनको पैसे पेमेंट कर देंगे, जिनसे हमने पैसे लिया था उनको हम पैसे पे कर देंगे, तो उस कंडीशंस को हम कहते हैं कि रिडम्पशन हो गया शेयर्स का। तो एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल दे करके समझते हैं। अगर आप इसको, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, टॉपिक के अंदर में भी आया नहीं हूँ, तो आ जाऊँगा मैं बता दूंगा। तो आप पहले इसको सिंपल ऐसे समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर आप एक कंपनी हो, आपके पास में 100 रुपए की इक्विटी शेयर्स है और आपके पास 50 रुपए की प्रेफरेंशियल शेयर्स है। अब सिंपल सी बात यही कि मैं टोटल शेयर कैपिटल की बात करूं इस कंपनी में, वो 150 रुपए की है। मान लेते हैं 150 रुपए की हमारे पास में टोटल जो है शेयर कैपिटल है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर आपने कहा ये जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है आप इनको पे ऑफ कर दोगे, मतलब इनका पैसा आप वापस कर दोगे।
जब मैं इनका पैसा वापस कर दूंगा तो अगर आप मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर को देखोगे यहाँ पर ही, तो अब क्या होगा, पेमेंट कर देने के बाद मेरे पास सिर्फ 100 रुपए की इक्विटी कैपिटल बच जाएगा, प्रेफरेंस में कुछ नहीं बचेगा। तो जो मेरा टोटल शेयर होल्डर्स फंड होगा ये अभी रिवाइज 100 बन जाएगा, राइट। तो जैसे ही आपने इस 150 को घटा के 100 कर दिया ना, तो पता क्या हुआ, जो इस कंपनी के एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो एक्सटर्नल क्रेडिटर्स हैं वहाँ पे बाहर जो बैठे हुए हैं कंपनी के बाहर, जो कंपनी को टाइम टू टाइम देख रहे हैं, उनके दिमाग में खलबली मच जाए। वो क्या बोलने लग जाए कि भैया ये क्या हो गया, आपने जो आपकी जो शेयर होल्डर्स थे, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे वो तो ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स थे, आपने उनको पेमेंट करके निकाल दिया बाहर, तो वो उनको आपने पे अप कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आपकी जो कैपिटल है तो रिडक्शन हो गई। तो जैसे ही आपका कैपिटल रिडक्शन हो गया, जैसे आपको पता है कि कोई अगर कंपनी में कोई कैपिटल है, जो ओनर्स ने कोई फंड डाला हुआ है, तो एक बाहर वालों को ना एक कॉन्फिडेंस रहता है, भैया इस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है, इनकी जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स की फंड इनके पास सही है, शेयर होल्डर्स की कंट्रीब्यूशंस कंपनी के अंदर ठीक ठाक है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे आपने इसको यहाँ से हटा दिया तो आपकी कैपिटल में रिडक्शंस होंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हमारे लॉ मेकर्स ने भी सोचा, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भैया ये जो आप रिडक्शंस करोगे, जो आप रिडम्पशंस करोगे ना, रिडम्पशंस का मीनिंग, जो आप रिडम्पशंस करोगे, रिडम्पशंस इज नॉट रिडक्शन, नॉट रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो आपकी जो कैपिटल है, ये कैपिटल आप इसको रिडक्शंस नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो कैपिटल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप सिर्फ रिडम्पशन करोगे आप, लेकिन इसमें कैपिटल रिडक्शन नहीं कर सकते। तो आप पूछोगे सर भैया मेरे पास ये तो 50 का प्रेफरेंसेस था, मैंने यहाँ पे इनको रिडीम कर दिया, ये चले गए, तो 100 ही तो रहेगा, ये कैसे बात कर रहे हो आप। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब एक्ट में क्या लिखा हुआ है इसके बाद, देखिए एक्ट में क्या बोला, क्या आपने कहा कि आपकी जो रिडक्शंस, आप तो रिडम्पशंस की बात करते हो, रिडम्पशंस का मतलब रिडक्शंस नहीं है, लेकिन हम आपको अलाउ कर देते हैं कि आप जो है आप प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को रिपेमेंट कर सकते हो। अब उसने बोला, एक्ट ने आपको कुछ प्रोविजंस दे दिया, कुछ मेथड्स बता दिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, सेक्शन नंबर होता है कंपनी एक्ट के अंदर, सेक्शन नंबर 55 2013 कंपनी एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 55। अब ये सेक्शन 55 क्या कहता है, ये कुछ प्रोसीजर्स बता देता है कि जब कोई कंपनी अपनी प्रेफरेंसेस को रिडम्पशंस करना चाहती है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो रिडम्पशंस होगा, देखिए ये हमें कुछ 3 मेथड्स की बात करते हैं। ये है मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 एंड दिस इज मेथड नंबर 3। अब मेथड नंबर 1 क्या कहता है, ये कहता है कि जब आपको प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करना है, आपको पैसे चाहिए, कहाँ से पैसे लाएंगे आप, तो पैसे आपको कहाँ से लाना है। पहला मेथड आपको बोलता है कि भैया आप जो है ना, जितने अमाउंट की आपको प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करना है, उतने अमाउंट के बराबर आप या तो फर्दर इक्विटी शेयर्स इशू कर लीजिए, या तो आप फर्दर कोई प्रेफरेंशियल शेयर्स और इशू कर लीजिए। मतलब अगर मान लीजिए मैं 10% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करना चाहता हूँ, तो वो तो रिडम्पशन हो जाएगा, उनको तो मैं पे ऑफ कर दूंगा। तो उनके लिए क्या है, मैं कुछ फर्दर इक्विटी शेयर इशू कर लूँ, या आगे तो मुझे ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं 8% वाले प्रेफरेंशियल शेयर्स को फर्दर इशू कर दूं, वहां से पैसे ले आऊं, जो मेरे पास प्रोसीड्स आ जाएगा, उस प्रोसीड्स को मैं यूज करके यहाँ पे पे ऑफ कर दूंगा। बात कर, अब एक सवाल होता है यहाँ पे, सवाल क्या है कि सर जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, इनको जब हम पे ऑफ करेंगे, मान लीजिए हमने उनसे 100 रुपए लिए थे, मान लीजिए 100 रुपए लिए थे, तो क्या हम उनको एग्जैक्टली 100 रुपए वापस करेंगे? कर सकते हैं। क्या उससे ज्यादा भी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो एक्ट कहता है तो आप इनका रिडम्पशन चाहे पार में कर लीजिए, चाहे प्रीमियम में कर लीजिए, आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी बात है। तो बात यहाँ पे थोड़ा सा क्यों कहना चाहता था, क्योंकि जैसे आपने इक्विटी शेयर को इशू किया या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया, इशू करके पैसे लेकर के आ गए कंपनी के अंदर,
अब उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हो कि प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करने के लिए। अब जैसे ही आपने उन पैसों को इस्तेमाल करना चालू करेंगे तो क्या हुआ, पहले देखिए जो एग्जांपल था मेरा, तो आपका 100 का इक्विटी शेयर, 50 का प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपके पास 150 रुपए का शेयर्स था। अब आपने क्या हुआ, आपने 100 तो इक्विटी शेयर आज इट इज है, और जो प्रेफरेंशियल शेयर्स था आपने उसको रिडम्पशन कर दिया, मतलब ये चला गया -50। अब उतनी ही अमाउंट का, जितने अमाउंट का आपका प्रेफरेंशियल शेयर्स आप रिडम्पशन करना चाहते हो उतने ही अमाउंट का आपने फर्दर इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया। जैसे हो सकता है आपने 50 की और इक्विटी शेयर इशू कर लो, या फिर कोई नई तरह की प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू कर दिया। तो देखिए आपका जो टोटल शेयर होल्डर्स फंड है वो 150 रह गया। तो आपकी जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग्स है, जो ओवरऑल फंडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। दिस इज जस्ट बीइंग रिप्लेस्ड बाय वन मोर काइंड ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा कि कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ने कंपनी डिवेंचर्स भी इशू कर लिया। अब डिवेंचर्स इशू करके उन्होंने पैसे ले आए, क्या वो पैसे इस्तेमाल हो सकते हैं इसमें? आंसर टू द क्वेश्चन इज नो। अगर कभी कंपनी ने डिवेंचर इशू कर लिया और वहां से कुछ प्रोसेट्स मिल गए कंपनी को, तो उस प्रोसेस को आपकी कंपनी यूज नहीं कर सकती है प्रेफरेंशियल शेयर्स के रिडम्पशन करने के लिए। ये पूरी क्लियर है एक्ट के अंदर, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो अब जो मैं आपको दूसरी चीज जो बताना चाहता हूँ इसके ऊपर, दूसरा चीज क्या है, जब भी आपकी कंपनी शेयर को रिडम्पशन करना चाहती है, प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करना चाहती है, जब पार में करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आया आपने आज इट इज पे कर दिया, ठीक है। तो जब कंपनी को प्रीमियम में पे करना है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कंपनी प्रीमियम में भी रिडम्पशन कर सकती है। तो जैसे कंपनी प्रीमियम में रिडम्पशन करना चाहती है, मतलब 100 रुपए, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 50 रुपए है था, और कंपनी इनको 60 रुपए देना चाहती है, मतलब 10 रुपए और एक्स्ट्रा देना चाहती है। तो उस कंडीशन में जब कंपनी इशू करेगी शेयर, तो शेयर इशू करने के लिए एक चीज तो ये है कि जो शेयर्स आपके पास में आएगा वो नॉमिनल वैल्यू में आएगा, प्लस उसके साथ प्रीमियम भी आएगा। तो शेयर को मैं जब इशू करूंगा तो नॉमिनल वैल्यू भी ला सकता हूँ, प्रीमियम भी ला सकता हूँ। अब वो कहता है, एक्ट कहता है सेक्शन 55 अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये कहता है कि क्या भैया जो प्रीमियम में पैसा आया, तो क्या उस प्रीमियम पैसे को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ रिडम्पशन करने के लिए अपनी जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं। इस सेक्शन का ना एक अमेंडमेंट आया था 2016 के अंदर, एक अमेंडमेंट आया था 2016 के अंदर। तो उस अमेंडमेंट से पहले ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। जब मैं कहता हूँ कि प्रीमियम में आपको रिपे करना है, तो कहता है कि कंपनी में कुछ एक्ट में कुछ चेंजेस आ गया। क्या चेंजेस आ गया कि देखो, अगर आपको ध्यान हो, एक हमारा सेक्शन है कंपनी एक्ट के अंदर, वो था सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर 52, अगर आप सेक्शन नंबर 52 को ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ था कि जब कंपनी कभी शेयर इशू करती है, उसके पास जो पैसा प्रीमियम का आता है ना, वो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है। और वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके पास कुछ 5 क्लॉजेस लिखे हुए थे, ABCDE करके 5 क्लॉज है। तो उस 5 में से ना एक क्लॉज डी है। क्लॉज डी के अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 52, मैं सेक्शन 52 की क्लॉज डी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि जब भी आप कंपनी कभी भी प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करती है, प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करती है और उसको प्रीमियम में रिडम्पशन करती है, प्रीमियम में रिडम्पशन करती है, प्रीमियम का पैसा जो है कंपनी यहां से जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है। कंपनी उस प्रीमियम को पे ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ था उसको इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, जो अभी जो अमेंडमेंट आ गया था, उस अमेंडमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया इस चीज को। तो इन्होंने क्या किया, सेक्शन 52 को तो आज इट इज रहने दिया, इसको नहीं छेड़ा। सेक्शन 52 क्लॉज डी अगर आप आगे पढ़ोगे, आगे वैसे ही लिखा हुआ जैसे पहले लिखा हुआ था। अब उन्होंने क्या करा, ये जो सेक्शन 55 है, सेक्शन 55 के अंदर थोड़े से अमेंडमेंट ले आए।
इनने बोला जब कंपनी को प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करना है, प्रीमियम में रिडम्पशन करना है, इन्होंने कंपनियों को ना दो हिस्सों में बांट दिया, टू पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। उन्होंने कहा कुछ कंपनीज होती है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारा आईसीएआई इशू करता है उसको फॉलो करते हैं, यानी कि ये कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 133 में जो प्रोसीजर्स लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईसीएआई ने जो इशू किया है उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है कि सेक्शन नंबर 133 को ये नहीं मानते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर कंपनी को कोई कंपनी है जो इसको नहीं फॉलो करती है, तो ये वाली कंपनी जो है ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जो पैसा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर जो पैसा है उन पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स के प्रीमियम में रिडम्पशन करने के लिए। या फिर जब भी कोई इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं रिडम्पशंस के लिए, तो इक्विटी शेयर्स अगर प्रीमियम में इशू हुआ है, जो फर्दर इशू हुआ है इक्विटी शेयर्स अगर वो प्रीमियम में इशू हुआ है, तो उसका भी जो प्रीमियम है जो इशू करके जो इक्विटी शेयर्स की जो इक्विटी प्रीमियम आया, अभी जो दोबारा आपने इशू किया जो इक्विटी प्रीमियम आया, ये प्रीमियम भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर है, तो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं तो। दूसरा क्या बोलता है कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उसने दूसरी चीज बता दी, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, आप ऐसी कंपनी हो, आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, सेक्शन 133 एप्लीकेबल होता है आपको, तो उस केस में इसने बोला कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर जो फंड पड़ा हुआ है उस फंड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपने स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे मना कर दिया, उस फंड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो टू पे ऑफ योर सिक्योरिटीज, टू पे ऑफ योर प्रीमियम ऑन योर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स की जो आपकी रिडम्पशंस होगी, जो अगर आप यहाँ पर बता देता हूँ, आपने सपोज करिए एग्जांपल है, आपने 100 रुपए आपने लिया इक्विटी शेयर्स इशू किया फर्दर एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, लेट्स से आपको 105 रुपए मिल गया। तो इस 105 रुपए के अंदर दो हिस्सा आ जाता है, एक होता है 100 रुपए जो कि आपका नॉमिनल वैल्यू शेयर्स होता है, और एक होता है 5 रुपए जो आपकी प्रीमियम होता है। तो वो कहता है कि जब आपको डिवेंचर सॉरी आपको प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करना है ना, एक तो पहली चीज की जितने का आप करेंगे उसकी इक्विवेलेंट जो जितना वैल्यू होगा उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट करेंगे, फिर आप उसकी अदर एप्लीकेशंस भी है जहाँ पे हम कोशिश करके देखेंगे क्या है। जब हम वेरिएशन में जाएंगे, प्रॉब्लम के अंदर जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब हम समझ जाएंगे क्या चीजें हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये जो पैसा अभी हमारे पास इक्विटी शेयर्स से आया जो नॉमिनल वैल्यू, इस नॉमिनल वैल्यू को ही आप सिर्फ इस्तेमाल करोगे इसकी रिडक्शंस में। अगर आपने प्रीमियम में भी रिडम्पशन किया है, 60 रुपए में रिडम्पशन किया, तो भी ये पैसे जो है आप जो इस्तेमाल करना चाहोगे, बताता हूँ क्या करना है। अब देखिए नॉमिनल वैल्यू के लिए तो आपका ये वाला नॉमिनल वैल्यू अमाउंट यूज हो जाएगा, जो कि आपने शेयर्स को इशू करके लाए थे, जो इक्विटी शेयर्स को इशू करके आप लाए थे, जो उसका नॉमिनल फिगर था, उतना जो अमाउंट आया उस अमाउंट का प्रेफरेंशियल शेयर्स रिडम्पशन करने में यूज कर सकते हो। तो रही बात ये जो 10 रुपए प्रीमियम पे करना चाहते हो, मतलब डिफरेंस पे, अब प्रीमियम क्या यहाँ से मैं यूज कर सकता हूँ? आंसर द क्वेश्चन इज नो, बिकॉज़ यू आर फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो फिर सर ये कैसे इस्तेमाल होगा, ये जो 10 रुपए इसका पे ऑफ कैसे होगा? कहता है कि ये जो पे ऑफ करना है 10 रुपए, ये पे ऑफ करने के लिए आपको जो फ्री रिजर्व्स आपके पास में अवेलेबल है, दैट इज योर जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हो गया, देन आपके पास डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, तो वो जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे से आप इसके पे ऑफ करोगे, आप प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक सवाल है, सर ये पहले भी होता था, प्रीमियम में पेमेंट हो जाती थी, अभी क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्या आया आफ्टर दिस में? तो सर इसका जवाब सीधा सा ये है कि जैसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को पे अप करना चालू करते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज करना चालू करते हो, तो ये क्या होता है कि जो आपकी जो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, जो आपकी जो लायबिलिटीज, जो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी में, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी सिक्योरिटी को थोड़ी सी वो क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है, तो उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है आपकी कंपनी के अंदर।
तो उनकी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए हमने क्या करा हुआ है, इस एक्ट के अंदर ये चेंज कर दिया। तो सेक्शन 55 के अंदर हम ये अमेंडमेंट्स लेकर आ गए। तो जो भी जब भी हम कोई प्रेफरेंशियल शेयर्स के रिडम्पशंस करेंगे तो उसका नॉमिनल वैल्यू जो होगा, उसका जो नॉमिनल वैल्यू होगा वो आप नॉमिनल वैल्यू से ही उसको पे अप करेंगे। उसका जो प्रीमियम वैल्यू है उसको आप पे अप करेंगे जो आपकी फ्री रिजर्व्स अवेलेबल है, जो आपकी जनरल रिजर्व्स अवेलेबल है, जो प्रॉफिट लॉस की बैलेंस पीरियड्स पड़ी हुई है, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। ये हो गया आपका प्रोसीजर, मतलब आपका मेथड नंबर 1 जो आप फॉलो करते हो बाय इशूइंग फर्दर प्रेफरेंसेस और इक्विटी शेयर्स टू पे ऑफ योर प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स। ये हो गया आपका नंबर 2। अब आपके पास दूसरी प्रोसीजर, अब जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या है, बाय यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अवेलेबल इन योर फ्री रिजर्व्स। तो एक तो उसने बोला कि आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया, पैसे आ गए आपके पास में, और उस पैसे को आप इस्तेमाल कर लीजिए पे अप करने के लिए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। ये फर्दर सेक्शन क्या कहता है कि आपको बोला कि दूसरा मेथड देता है। दूसरा मेथड क्या है भैया, आप जो आपके पास फ्री रिजर्व्स पड़ा हुआ है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इन्हें कहा कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपके पास पड़ा हुआ है, जो फ्री रिजर्व्स में पड़ा हुआ है, आप ऑलरेडी सारे डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कर चुके हो और कोई ऐसा कुछ है नहीं देने के लिए, पैसा जो है अभी पड़ा हुआ है आपके पास, स्पेयर मनी है, तो स्पेयर मनी को आप यूज कर लीजिए। आप यूज कर लीजिए, कैसे यूज करना है देखिए। एक मैं आपको एक रफ बैलेंस शीट यहाँ पे बनाता हूँ, बैलेंस शीट फॉर्मेट, जस्ट मतलब शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ, पुराने फॉर्मेट वाला जैसे हमारे पास में था। देखिए हमारे पास ना ये आपका लाइब्रेरी साइड हो गया। अब इस लाइब्रेरी साइड में आपके पास यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड होते हैं, और शेयर होल्डर्स फंड के बाद आपके पास रिजर्व सरप्लस होता है, रिजर्व सरप्लस होता है। अब जब मैं बात करता हूँ कि आप फ्री रिजर्व्स को इस्तेमाल करोगे, तो कहीं ना कहीं फ्री रिजर्व्स वगैरह जो आपकी रिजर्व सरप्लस के अंदर यहाँ से पड़े रहेंगे, जो आपका जनरल रिजर्व्स हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हो गया, आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, तो ये सारे रिजर्व्स आपके यहीं पड़े रहेंगे। अब जब मैं कहता हूँ कि मेरा जो शेयर होल्डर्स का फंड है, यहाँ से मुझे प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करना है, मुझे पैसे चाहिए, राइट। अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो पैसे पड़े हैं, उन पैसों को मैं यहाँ से चैनलाइज करूँगा। ये जो मेरा रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, इस पैसे को आप यहाँ पे मूव करा दीजिए। फिर जो पैसा यहाँ से यहाँ मूव हो गया, उसी पैसे से, उसी फंड से आप पे ऑफ कर दीजिए। आपका जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होंगे, आप उनको पे ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो अब जब आप उनको पे ऑफ करना चाहते हो, तो क्या मेथड क्या बताता है, वो कहता है जब इसको ऐसे आप करोगे तो क्या है, आप ना एक नया फंड क्रिएट करोगे। जो पैसे को आप यहाँ से मूव करा के यहाँ पे लेके आओगे ना, उसको एक अलग से नाम दिया जाता है। उसका नाम क्या है, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। एक आप नया अकाउंट खोलोगे, यहाँ पे दिखाओगे, उसको हम कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व अकाउंट बोलेंगे। और ये जो फंड होगा, ये क्या फंड होंगे, ये उतने ही फंड होंगे जो फंड आपका इक्विवेलेंट, जितने ही आप प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करना चाहते हो, उसके बराबर का पैसा आप रिजर्व से यहाँ पे मूव करा के लेकर के आओगे। अब जैसे आपने इतना पैसा लेकर के आ गए, अब यहाँ पे जब शो होगा शेयर होल्डर फंड के अंदर जब दिखेगा, इसको हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, लाइक पेड अप कैपिटल। ये पेड अप कैपिटल के अंदर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम पे दिखाया जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जैसे आपको कोई प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करना है, तो रिडम्पशन जब भी आप करोगे, आप फुल्ली पेड अप शेयर्स के साथ करोगे। कोई भी शेयर्स अगर पार्टली पेड अप है, आप उनका रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स का। अगर आप रिडम्पशन करना चाहते हो, पहले उन पार्टली पेड अप शेयर्स को आप फुली पेड अप कीजिए, फिर करिए, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का जो पैसा होता है, इसको हम पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर दिखाते हैं, as if this much of money has been paid by the shareholders। अब बात ये है कि इस तरीके की प्रोसेस हम क्यों करते हैं। आप मुझे पूछ सकते हो कि सर ऐसा प्रोसेस क्यों है। अगर मान लीजिए मेरे ही पैसे हैं, जनरल जेब में मेरे ही पैसे पड़े हुए हैं,
तो मतलब यहाँ पर रिजर्व बना हुआ है, उसका करस्पॉन्डिंग मनी मेरे पास बैंक के अंदर पड़ा हुआ बैंक अकाउंट के अंदर। मुझे अगर प्रेफरेंशियल शेयर्स को पे करना है तो मैं सीधा यहाँ से, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ का करस्पॉन्डिंग मनी यहाँ पर है, सीधा पेमेंट निकालूंगा बैंक से और उनको पे कर दूंगा, एंट्री पास कर दूंगा मैं, दैट इज प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू माय बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, एंट्री पास कर दूंगा, काम खत्म। ये क्यों किया? तो देखिए फिर ये क्यों किया, पहले कॉन्सेप्ट में वापस आता हूँ। अगर आपने सीधी तरीके से यहाँ से पे ऑफ कर दिया तो देखिए आपका जो रिडक्शंस हैं शेयर कैपिटल, वो रिडक्शंस आ गया जो पहले आपको बताया था। तो मुझे अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं करना है, रिडीम्ड करना है, जस्ट पे ऑफ करना है। तो जब मैं पे ऑफ करूंगा तो क्या हुआ, ये जो पैसे यहाँ पर था, ये पैसा मैं यहाँ पे मूव किया, मेरा शेयर होल्डर्स फंड जितना पहले था अभी भी उतना है, और करस्पॉन्डिंग जो पैसा है मैंने पे ऑफ कर दिया, वो चले गया प्रेफरेंशियल शेयर्स, जिनको पे करना तो पेमेंट लेकर निकाल के कंपनी से बाहर। ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे ही आपने ये फंड को क्रिएट कर दिया ना, तो उस फंड में भी आपकी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स होते हैं, जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स का कॉन्फिडेंस आज कंटिन्यू करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी ने इतना तो काम कर दिया है। तो यहाँ तक आपको आगे बात समझ में। तो अब इसमें जब आपने ये कैपिटल, हाँ अब ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का जो पैसा है अब आपने यहाँ पर रख दिया, फिर आप मुझे पूछ सकते हो कि सारी जो रिडम्पशन रिजर्व के अंदर जो पैसा है आपने यहाँ पे अब कर दिया, फिर इसका क्या होगा? ये जो पैसा यहाँ पे चला गया इसका क्या होगा? ये पेड ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर आपने दिखा तो दिया, लेकिन इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे फर्दर? अभी के लिए हमने पेमेंट कर दिया, ये तो फिर दिखता रहेगा बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका जो है आप इसको सिर्फ और सिर्फ आप क्या इस्तेमाल करोगे? इशूइंग ऑफ बोनस शेयर। जब आप बोनस शेयर्स इशू करते हो तो बोनस शेयर जब इशू करोगे तो बोनस शेयर के टाइम पे जब आप बोनस डिक्लेयर करोगे अपने शेयर होल्डर्स को, उस टाइम पे फिर यहाँ पे जो फंड है यहाँ मूव हो सकता है। ये आपके एक्ट में मेंशन है, इतनी चीजें। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैं जरा आपको बता देता हूँ जो इसकी थर्ड मेथड है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन है। अब थर्ड मेथड में कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में क्या कहता है कि आपको चाहे आप मान लीजिए आप 1 लाख प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशन करना चाहते हैं, आपके पास पैसे कुछ पड़े हुए हैं रिजर्व में, आप इस्तेमाल करना चाहते हो उसको। 1 लाख में से मान लीजिए आपने 60,000 आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो 60,000 आपने यहाँ से यूज कर लिया। 40,000 अभी भी आपको शॉर्टेज पड़ रहा है, तो 40,000 आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी जो नया शेयर इशू करके, चाहे इक्विटी शेयर इशू कर लो चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो, आप इसको कर सकते हो। करके आपने इसके कॉम्बिनेशंस पे आपको निकाल सकते हो। तो इसका कॉम्बिनेशंस निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है। पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए आपका जो पूरा अमाउंट है, कितने पैसे आपके पास अवेलेबल है रिजर्व में। मान लीजिए मैंने 1 लाख किया तो 60,000 मेरे पास रिजर्व में अवेलेबल है, तो बचा 40,000। इस 40,000 को मैं फर्दर में शेयर इशू करके निकाल के ले आऊंगा फंड को। तो ये थी आपकी नटशेल जो सेक्शन 55 है। सेक्शन 55 क्या कहता है, रिडम्पशन प्रोसीजर्स क्या कहता है, तो ये तमाम चीजें जब ये हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे, लेकर के हम इसको देख सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे तो वहां पे एक चीज आपको और समझ में नहीं आएगा जब आप उसको देखोगे। तो कई बार क्या होता है कि जब कंपनी पे करती, कंपनी रिपे करना चाहती है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है, मान लीजिए कोई प्रेफरेंशियल शेयर था आपके पास 20 साल पुराना, 20 साल पहले किसी ने अपने किससे पैसा लिया था, तो अब आप चाहते हो उसको रिफंड करने के लिए, तो आपने काफी कोशिश कर ली उसको रिफंड दे दो, लेकिन क्योंकि आपने रिडम्पशन करने का डिसीजन ले लिया और अपने रिडम्पशन का टाइम हो गया, आपने रिडीम कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार होता है जब आप प्रैक्टिकली जाते हो फील्ड में, तो कुछ शेयर होल्डर्स अच्छे होते हैं वो ट्रेस नहीं हो पाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं या तो फिर चले गए होते हैं या फिर कुछ हुआ होता है, फिर तो वो ट्रेस नहीं हो पाते। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए के शेयर्स को रिडम्पशन करना चाहते हो, आपने कर दिया, सारी प्रोसीजर्स फॉलो कर ली, जो भी आपके एक्ट के अंदर मेंशन है आपने सारी चीजें फॉलो कर लिया। इसको फॉलो करने के बाद कुछ 80,000 को तो आपने पूरा पे कर दिया, उनको पेमेंट चली गई। 20,000 अभी भी ऐसे रह गए,
जिनको अभी आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो। 20,000 रुपए वाले जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं वो अभी रह गए, उनको आप ट्रेस नहीं कर पाते हो। कहाँ है, कहाँ गए, नहीं पता। जब नहीं पता तो ये जो 20,000 रुपए अभी आपके पास पड़े हैं, इनको आप क्या करोगे, कैसे दिखाओगे, क्या ट्रीटमेंट होगा इनका? तो इनको कहते हैं जो अनट्रेस पर्सन है। तो इस अनट्रेस पर्सन का ये जो 20,000 रुपीज हैं, तो इनको ना आप कैसे दिखाते हो, आज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये आपकी लाइबिलिटीज होते हैं, बिकॉज ये आपको पे करना है, अभी जो है आपकी लाइबिलिटीज हैं, ये इसको तो आप आज इट इज अभी एसेट्स में डाल कर रख नहीं सकते। तो ये जो है आप एक नया प्रोविजन क्रिएट करोगे, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम पे एक प्रोविजन क्रिएट करोगे, ठीक है। और ये बैलेंस शीट के अंदर ऐसे दिखता रहेगा आज और करंट लाइबिलिटीज के अंदर ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आप लिखोगे कि ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स वगैरह हैं जिनको हमने पेमेंट नहीं कर पाए, अनट्रेस्ड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के नाम से ये आपका पड़ा रहेगा। यहाँ पे पूरा सवाल निकल कर आता है मेरी पूरी क्लास से। आप जो भी इसका जवाब होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर ये पैसे मान लीजिए पड़ गया यहाँ पे, मतलब आपने उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम पे आपने इसको छोड़ रखा, कितने दिन तक छोड़ सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल पड़ा हुआ है पैसा ऐसे, कितने दिन तक इसको शॉर्ट टर्म दिखाते रहोगे? क्या इसका कोई और ट्रीटमेंट है? जब ये हो गया शॉर्ट टर्म हो गया, फिर उसके बाद तो शॉर्ट टर्म का क्या मतलब होता है कि कभी ना कभी पे कर लेंगे, साल भर के, 1.5 साल, 2 साल, वो डिपेंड कर जाता है किस तरीके की आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, तो उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। पर लेकिन आप कितने दिन तक इसको, वो बंदा आया ही नहीं, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया जी, आया नहीं, फिर क्या करने वाले हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जो भी आंसर्स होगा मैं उसको देख लूंगा। बाकी जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जाके इसको हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स की रिडम्पशंस कैसे होती है, किस तरीके से होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं लिखवा देता हूँ आप लोग। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके अंदर, आप जब प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशंस करने के लिए जाते हो, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पहले देख लो कि पॉइंट नंबर 1 कि जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, इट इज नाउ मेंशनिंग दैट no more irredeemable preferential shares. No more irredeemable preferential shares can be issued by the company. Can be issued by the company. Second point कहते हैं इसके अंदर, whenever you want to redeem the preferential shares on premium, redemption on premium, the amount of premium cannot be paid out of security premium account. Security premium account. If company is following accounting standards. The premium can be paid out of profit only. That is undistributed profit. Right? Point number 3. When the undistributed profit is used to pay off or redeem the preferential shares, amount equal to
the nominal value of the preference shares to be redeemed must be transferred to capital redemption reserve account. Capital redemption reserve account, right? So I'm wiping it off. This is point number 3. So I'm wiping this one. I think you must have noted it down, or you may pause the video and note it down. In point number 4, the amount available in CRR, that is capital redemption reserve, can only be utilized to pay the bonus to the shareholders. Right? Point number 5. In case of untraceable shares whose redemption is done, such amount should be shown as short-term provisions and current liabilities. Point number 6. These are all important points you need to remember before entering into the topic. If in the question it is giving point number 6, if in the question में ये दिया हुआ है कि आप जो पैसा है, if the debentures are issued, then the process cannot be used to redeem the preferential shares. ठीक है, तो ये कुछ 5-6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको पूरे ध्यान से समझना है, दिमाग में रखना है इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स की, बहुत आसान है। आई थिंक एक क्लास सफिशिएंट होता है इसको समझने के लिए। आपको बस एक बार रीड करना है, सेक्शन 55 को ध्यान से रीड करना है, ये सारी चीजें वहाँ पे लिखी हुई है। जैसे आप इसको पढ़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब रही बात जर्नल एंट्रीज की, इसकी एंट्रीज क्या क्या होगी? इसकी एंट्रीज बहुत आसान होते हैं, इनकी एंट्रीज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगे इसके ऊपर, फिर हम अगली क्लास में इनकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे। तो देखिए जर्नल एंट्रीज जो होते हैं, आप जब प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडम्पशंस करना चाहते हैं तो जर्नल एंट्रीज आप किस तरीके से होता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे रिडम्पशंस करना चाहते हो। क्या आप पार में रिडम्पशंस करना चाहते हो या प्रीमियम में रिडम्पशंस करना चाहते हो, और दूसरा क्या है प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहते हो। आप अगर शेयर इशू करके करना चाहते हो तो उसकी एंट्रीज थोड़े डिफरेंट होंगे, अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके भी एंट्री थोड़े डिफरेंट होंगे।
तो पहले आपको बता देता हूँ, एक सिचुएशन लेता हूँ मैं कि आपकी पार में अगर आप इशू करना चाहते हो, पार में आप पे ऑफ करना चाहते हो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, और पैसा आप जो है शेयर इशू करके देखना चाहते हो। देखिए बहुत आसान है, जब आप पार में प्रेफरेंशियल शेयर्स को पे ऑफ करना चाहते हो तो अभी तक ये आपके पास शेयर कैपिटल बन करके थे, तो आपने जब इनको रिडक्शन करना है, मतलब इनको रिडीम करना है, इनको पे ऑफ कर देना है, तो आपकी लायबिलिटीज उतने अमाउंट से कम हो जाता है। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स, तो मान लीजिए ये कुछ 10% प्रेफरेंशियल शेयर्स है, ऑन रिडम्पशंस जब ड्यू करते हो, ड्यू की एंट्री क्या होती है? जब आप ड्यू करते हो, ड्यू की एंट्री होती है 10% और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये आप सिंपल से एंट्री पास कर देंगे, 10% रिन्यूएबल प्रेफरेंशियल शेयर अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स अकाउंट इफ यू आर रिडीमिंग इट एट पार। अगर आप पार में करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है उसमें। और जब आपके पास इक्विटी शेयर्स आ जाएगा तो इक्विटी शेयर्स की आपने सारी प्रोसेस आपको हमने बताया हुआ है किस तरीके से होते हैं। जो इक्विटी शेयर का जो पैसा आता है उसको आपको पहले कैपिटलाइज करना होता है, फिर उस पैसे को आप यहाँ पे इस्तेमाल करना है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप जब प्रीमियम में उसको करना चाहते हो, आपका पे ऑफ आप प्रीमियम में करना चाहते हो, तो प्रीमियम के टाइम पे ड्यू क्या हो जाएगा एंट्री, इसमें सिंपल सा होगा सेम 10% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन redemption account debit to preferential share holders account। तो ये आप एंट्री पास कर दोगे। दोनों एंट्रीज आपकी जब आप इक्विटी शेयर्स में इशू करना चाहते हो, इक्विटी शेयर्स की जो इश्यूज एंट्री वो तो आप पास करोगे, बट जो ड्यू एंट्रीज होगी ये हो जाएगा आपका रिन्यूएबल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बिकॉज ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है ये आपका एक एक्सपेंडिचर आ गया, आपको एक्स्ट्रा लॉस आ गया इसके अंदर, तो लॉस को आप डेबिट कर रहे हो। ये जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है ये आपका कैपिटल लायबिलिटीज है, आपका रिडक्शन हो रहा है लायबिलिटीज में, तो आपने इसको डेबिट किया। देन जो ड्यू हो गया फाइनली आपने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को ड्यू कर दिया। जब पेमेंट करोगे फाइनली आप पेमेंट एंट्री सिंपली यही पास कर देना। प्रेफरेंशियल ये जो आपके यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है आपका हो जाएगा, जो आप पे कर देते हो पेमेंट टाइम में आपका एंट्री हो गया प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इट इज सिंपल, ठीक है। तो ये तीनों चीजें होनी है, बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है एंट्रीज में। जो आपने इशू ऑफ शेयर्स में एंट्री कर रखी है वही सारे एंट्रीज होंगे। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेते हुए देख लेंगे इसको। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे भी सारी चीजें सेम होती हैं, सिर्फ एक चेंजेस होता है क्योंकि जो ड्यू एंट्री हो ड्यू एंट्री आपको आज पास करनी है, चाहे आप प्रीमियम में हो रहे हो चाहे पार में हो रहे हो, वो सारी सेम होगी। ओनली डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये जो कैपिटल रिडम्पशन का जो आप एक बनाना है, आपको जो कैपिटलाइज करोगे आप एक रिडम्पशन की फंड क्रिएट करनी है, तो वो क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए जनरल रिजर्व यूज किया, आपने जनरल रिजर्व को यूज किया, तो जनरल रिजर्व अकाउंट को आपने डेबिट करना है, जितने अमाउंट आप वहां से लेकर के जाओगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आपको ये पहले ऑन आज क्या है क्रिएशन ऑफ योर सीआरआर, आपने सीआरआर को क्रिएट किया, सीआरआर को क्रिएट करने के लिए आपने जनरल रिजर्व की फंड को यूज किया, तो ये एक नई फंड क्रिएट हो गई, तो ये न्यू फंड क्रिएट हुआ तो इसको आपने क्रेडिट कर दिया, और जनरल रिजर्व से इतना पैसा कम हो गया तो जनरल रिजर्व को आपने डेबिट कर दिया। जब आपको फाइनली पे ऑफ करना है तो वहां पे आपको फिर से जो शेयर होल्डर्स थे उनका सेम एंट्री करनी है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करनी है तो आपको बैंक अकाउंट आपको कर देना है। बाकी जो एंट्रीज रहेगी जो आपने कभी इशू ऑफ शेयर्स के अंदर पढ़ा हुआ था, सेम एंट्रीज आज पास होंगे, वो हम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम देके हम उसको सॉल्व कर लेंगे।
आई थिंक ये आपकी पूरी कॉन्सेप्ट था जब आप रिडम्पशंस करना चाहते हो प्रेफरेंशियल शेयर्स को, और इसकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं वो किस तरीके से पास होते हैं। एंट्रीज आपकी डिफरेंट तरीके से होते हैं, दोनों की ड्यू एंट्री होती है और पेमेंट एंट्री हो जाती है। और दूसरे केस के अंदर आपको सिर्फ ड्यू की एंट्री पास करनी है, जो भी पहला एंट्री है उस तरीके से ड्यू की एंट्री रहेगी। बाकी आपको फंड क्रिएट करना है तो आपने जनरल रिजर्व एक फंड क्रिएट किया, जनरल रिजर्व कंट्रीब्यूटर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का आपने फंड क्रिएट कर दिया। जैसे आपका ये फंड क्रिएट हो गया, अभी आप जो है आप इसको पेमेंट कर सकते हो। एक जो चीज मैं आपको बता रहा था, जो पहले बता चुका था, कि ये जो प्रीमियम वाला पार्ट था, यहाँ पे जो आप प्रीमियम को पे करते हो तो यहाँ पे सेम आपको एंट्री पास करनी है, क्योंकि पैसा आपके पास अभी जनरल रिजर्व से आएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आएगा, क्योंकि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो। तो प्रीमियम का जो पे अप होगा, तो प्रीमियम के पे अप होगा तो वहाँ पे फिर से एंट्री पास कर सकते हो कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर अकाउंट। ठीक है, आई थिंक विद दिस इट इज ऑल क्लियर। So let's catch up some practical questions in the next class। अगली क्लास में हम इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे। कहीं थोड़े बहुत अगर आपको डाउट है तो उस डाउट को हम अगली क्लास में पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंसफुली। बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।